हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को, और बहुत जल्दी ग्रो कराएंगे। आई होप ये जल्दी से जल्दी फैमिली ग्रो हो। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वैल्यूएबल मटेरियल लगता है तो, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। एक्चुअली मैं आज प्रैक्टिस सेट लेके आ रखी हूँ, तो इसमें बहुत सारे सेक्शन को लेके मैं आई हूँ। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है, द वे ऑफ आस्किंग इज दिस। लेट्स बिगिन विद दैट। यू हैव टू फाइंड द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ठीक है, आपको एरर पता लगाना है। इसमें कौन सेंटेंस के कहाँ पर आपको लगता है कि एरर होगा। एरर का मतलब है गलती होगी। अब वहाँ एग्ज़ाम में तो आपको ऐसा ही आएगा, आपको एरर फाइंड करना है। लेकिन मैं आपके थोड़े नॉलेज के लिए बता दूँ, ये मैंने नाउन से रिलेटेड आज टॉपिक ले रखा है, तो एरर हमें नाउन से रिलेटेड निकालना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल गेव हिम पनिशेस फॉर टेलिंग अ लाई, या फिर नो एरर। कहते हैं कि भाई प्रिंसिपल ने उसको पनिशस किया झूठ बोलने के लिए। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पनिशस कोई नाउन नहीं है, पनिशमेंट इज द नाउन। क्या आएगा? पनिशमेंट, MENT। जो लोगों ने मुझसे पढ़ा होगा ग्रामर का नाउन, तो वो जानते हैं हमने सफिक्स जब MENT लगाना है तो हमारा ऑटोमेटिकली वो नाउन बन जाता है। तो पनिश नाउन फॉर्म नहीं है, है ना। तो पनिश का नाउन फॉर्म जब हम बनाएंगे, दैट इज योर पनिशमेंट, नॉट पनिशेस। पनिशनेस नहीं होगा। तो नाउन फॉर्म यहाँ पर सही कर लीजिएगा, पनिशमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, आप पेन और पेपर या नोटबुक निकाल के ज़रूर बैठा करें। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, he wants to improve his reading ableness, या फिर नो एरर। he wants to improve मतलब वो चाहता है कि मैं अपनी जो पढ़ने की मेरी जो क्षमता है, मैं उसको क्या करूं? अच्छा करूं। तो एबलनेस अगर आपको दिख रहा है, रीडिंग वैसे भी क्रिया दिख रही है, तो एबलनेस यहाँ पर क्या है? एबलनेस नहीं आएगा, एबलनेस की जगह पर एबिलिटी आएगा। क्योंकि एबलनेस, अगर एबल की हम बात करें तो एबल का जो नाउन फॉर्म आता है, दैट इज योर एबिलिटी, ABILITY। सो एबिलिटी आएगा बजाय एबलनेस की जगह पर। एरर यहाँ है, एरर इज हियर, एरर इज हियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लॉयल टू वंस कंट्री वॉज रिपोर्टेड टू द टीचर, नो एरर। अब आपको ये बताना है कि लॉयल टू वंस कंट्री मतलब एक की कंट्री के लिए लॉयल होना। तो लॉयल टू वंस कंट्री वॉज रिपोर्टेड टू, देख लें एक मिनट, यस, लॉयल टू वंस कंट्री। ठीक है, अब क्वेश्चन को आप थोड़ा ढंग से समझ पाएंगे। एक मिनट, यहाँ से देखिए, लॉयल टू वंस कंट्री मतलब अपनी एक कंट्री के लिए, जो भाई अपनी कंट्री में रह रहा है, अपनी कंट्री के लिए लॉयल होना। रिपोर्टेड था टू द टीचर, टीचर मतलब चाहता था कि मैं लॉयल हूँ अपनी कंट्री के लिए। तो लॉयल नाउन नहीं है, लॉयल की जगह क्या आएगा? लॉयलिटी। लॉयलिटी इज द नाउन, लॉयलिटी। अगर आप देख रहे हो ITY, एबिलिटी भी अभी हमने बोला ITY, तो ये सफिक्स ITY से नाउन बनता है। ठीक है, तो लॉयल की जगह क्या आएगा? लॉयलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। लेट्स बिगिन विद द फोर्थ वन। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द राइटर गॉट हिज वाइफ्स परमिटेंस टू गो टू द सिनेमा। जो राइटर था उसको अपनी वाइफ से परमिटेंस, एक्चुअली परमिटेंस यहाँ परमिट को बता रहा है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और वो कहता है कि भाई वो परमिशन मांग रहा है। आई टोल्ड द आंसर, परमिटेंस कह रहा है, ये परमिटेंस मांग रहा है, परमिट मांग रहा है कहाँ? मूवी देखने के लिए। तो परमिटेंस नहीं आएगा, इट विल बी योर परमिशन।
परमिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ये बन जाएगा परमिशन, PERMISSION, सफिक्स ION लग रहा है, दिस इज योर नाउन। तो परमिट की जगह परमिशन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन को देखिए। ऑल द पैसेंजर्स कैरीड देयर ओन बैगेजेस या नो एरर। नो एरर का मतलब है कोई गलती नहीं है। ऑल द पैसेंजर, भाई जितने भी पैसेंजर्स थे सभी लोगों ने अपने बैगेजेस तो आप जान रहे हैं ना, लगेज जिसे हम कहते हैं, अपना सामान उठाया। ठीक है, अब आपको बताना है गलती कहाँ पर है। तो गलती यह है कि कभी भी बैगेजेस नहीं होगा, ये कभी भी इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता है, हमेशा बैगेज। बैगेज क्या है? बैगेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिसको गिन नहीं सकते, अगणनीय, जिसे गिना नहीं जा सकता है। तो बैगेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसे गिन नहीं सकते। और जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, मैंने आपको बता रखा है, उनका कभी भी बहुवचन नहीं बनता है, तो इनके प्लूरल फॉर्म कभी नहीं बनेंगे। किसके नहीं बनेंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स के। बैग क्या है? बैगेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ इन्होंने गलती कर दी एस लगाकर, तो एस नहीं लगेगा, ओनली बैगेज विल कम हियर। आई होप ये क्लियर हो रहे होंगे आपको। ठीक है, आप 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 10,000 रन्स। अब देखिए, यहाँ भी आप देखिए, कहते हैं कि भाई सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रनों से ज़्यादा रन जीते। 10,000 रनों का तो प्लूरल बन सकता है, लेकिन 1000, देखिए थाउजेंड्स नहीं होता। ये जो 1000 है, हम बोलते हैं ना आई वॉन्ट 10,000 रुपीज़, हम ऐसे ही तो बोलते हैं 10,000 रुपीज़ के पीछे ज़रूर लगाएंगे हम, ठीक, एस। लेकिन यूनिट के पीछे कभी भी क्या नहीं लगता है? एस नहीं लगता है। तो याद रखिएगा कि जितने भी यूनिट आएगा, यूनिट वाली चीज़ें, चाहे आपकी डजन हो, 100 हो, यो आपकी 1000 हो, इनके भले ही आगे आप न्यूमेरिकल एडजेक्टिव लगा सकते हैं, जैसे 2000, 3000, इस तरीके के, लेकिन यूनिट जो है, दिस इज़ यूनिट, डजन, 1000, तो यहाँ 1000 का प्लूरल नहीं बनेगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में रहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? एस को हटा देना है, सिर्फ आपका आ जाएगा 1000, क्योंकि ये क्या है? इकाई है, यूनिट है। समझ में आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है सभी को। किसी को दिक्कत हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ एरर। लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So let's have a look. What is the next question? The cotton textile company cannot work properly. Okay, try to understand the concept. Cotton textile company cannot work properly unless its employs, okay, unless its employs a talented sales representative. A talented sales representatives. अब देखिए, आप थोड़ा सा समझिए, पहले तो क्वेश्चन को समझिए। कहता है जो कॉटन टेक्सटाइल की जो कंपनी है, वो सही ढंग से कार्य नहीं कर सकती जब तक कि, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि उसके, इट मतलब उसकी, कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, जो कार्यकर्ता है, अ टैलेंटेड सेल रिप्रेजेंटेटिव ना हो। मतलब टैलेंटेड सेल जो बेचने वाले होते हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है प्रदर्शन ना करें। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, जब ये हम बात कर रहे हैं कंपनी की, तो कंपनी में एक ही सेल रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी ना होगा, भी लगा रहा है ये, तो वो क्या है? अनलेस इट एम्प्लॉयज मतलब बहुवचन है, तो हमारे पास यहाँ नाउन जो होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। तो हमको यहाँ लिखना है सेल्स। क्या लिखोगे? SALES, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जो बेचने वाले हैं, बहुत सारे हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। इट इज़ हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ कॉफ़ी 8 times a day। या नहीं है कोई गलती, नो एरर।
कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है यदि आप 8 टाइम्स एक दिन में कॉफ़ी पी जाते हो। अब टेक कप्स फुल, ये जो कप्स फुल है, कप क्या है? एक चीज़ है ना, बर्तन है। इट इज़ अ नेम ऑफ अ कप, एक यूटेंसिल है। तो नाउन तो यहाँ पर हमारा यही बनेगा, लेकिन नाउन सही बना है कि नहीं ये भी देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर कप्स फुल की जगह जो इन्होंने कप्स फुल किया है ये नहीं आएगा। जब भी कभी फुल हो, अगर आप याद रखें, कभी भी कोई फुल चीज़ आ रही हो तो उसका हम बहुवचन बनाते हैं फुल्स, भरा हुआ, प्लूरल फॉर्म बनता है। तो ये जो टर्म है ये ऐसे आ जाएगी कप फुल्स। समझ में आ गया? ना कि कप्स फुल। कप फुल्स मतलब कप पूरी तरीके से भरा हुआ। आई होप आप लोगों को ये क्लियर वे होंगे। और भी प्रैक्टिस सेट लाती रहूँगी, सो इट विल बी मोर ईजियर टू यू टू अंडरस्टैंड। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th क्वेश्चन। देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या है। देखिए जस्ट अ मिनट। ओके, लेट्स हैव अ लुक। 9th क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, तुगलक रिवील्स द हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स। जितने भी जो ऐतिहासिक इंसिडेंट्स थे, जो तुगलक है वो क्या बताता है? तुगलक क्या बताता है हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में? ठीक है, तो तुगलक का अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल इवेंट्स की अगर हम बात करें तो वो कौन सा ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बताता है? तुगलक कौन से काल का था? अगर आपको याद हो 14th सेंचुरी, एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है, हो सकता है क्वेश्चन आगे भी हो। तो मध्यकालीन भारत, तो किसको दिखाता है? तुगलक किसको रिवील कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है? ऐतिहासिक घटनाओं को, मध्यकालीन भारत के समय की बात को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who considers Tughlaq as the ablest man among the crowned heads of Middle Ages? भाई ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने तुगलक को कहा कि ये तो एक सामर्थ्य व्यक्ति है, जो मध्यकालीन मतलब मध्य एज के जो राजा हैं उनमें से ये क्या है? एक सामर्थ्य व्यक्ति है। तो ये क्वेश्चन मैंने करा भी रखा है आप लोगों को, ईश्वरी प्रसाद। हु वॉज ही? ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुगलक रूल्ड इन। अब ये देखिए आ ही गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको बोल ही रही थी। तुगलक रूल्ड इन, अब कब, कौन से समय पे, कौन सी सेंचुरी में उसने रूल किया? वो था आपकी 14th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलक वॉज अ, तुगलक जो थे वो आगे के मतलब कहते हैं ना, ठीक है मानते हैं बेवकूफ़ थे, लेकिन फूल जो है वो उन्हीं के लोगों ने उनको फूल बताया था। लेकिन अगर हम गिरीश कर्नाड जी की बात करें तो उन्होंने तुगलक को एक अच्छे उसको बताया है, उनके एक पॉजिटिव पॉइंट को, कि वो दूरदर्शी थे। क्या थे? दूरदर्शी, मतलब दूर तक की सोचते थे अपनी प्रजा के बारे में। तो विजनरी विल बी द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन है आपका, हु इज़ द रियल वेल विशर ऑफ सुल्तान इन द प्ले? अगर बात की जाए सच में सुल्तान जी का प्ले में, तुगलक जो प्ले है उसमें सुल्तान जी का सबसे भला चाहने वाला व्यक्ति कौन था? तो वो था बरानी। कौन था? बरानी। और इसी बरानी की वजह से, जो बरानी थे, इन्हीं पे इनकी माँ को भी बहुत ट्रस्ट था, क्योंकि ये बहुत वाइजेस्ट आदमी थे, बहुत ही ज़्यादा वाइज मैन कह लो, या आप कह सकते हो बहुत ही सिंपल व्यक्ति भी थे, इंटेलिजेंट भी थे, सिंपल भी थे और वाइज भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, व्हाट इज़ द मॉडर्न नेम ऑफ बरान? अभी बरानी से हमने बोला कि बरानी कहाँ के थे? बरान के थे। लेकिन अब बरान किसे कहाँ कहा जाता है? बुलंदशहर। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखे, एग्जाम में पूछे भी गए हैं। बुलंदशहर। 15th क्वेश्चन है, दे हैव टॉर्न मी इनटू श्रेड्स। उन्होंने तो मेरे चिथड़े चिथड़े कर दिए। ये कौन बोलता है? ये तुगलक का कथन है। तुगलक बोलता है कि उन्होंने तो मेरे चिथड़े चिथड़े कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन पे चलते हैं। द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ नाजिब वॉज। नाजिब की अगर हम बात करें, जिसपे कि तुगलक को बहुत विश्वास था, एक्चुअली में उसका जो ओरिजिनल धर्म था वो था हिंदू। फिर 17th क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको करेक्ट मीनिंग बतानी है, तो ये एक तरीके के आपके पास सिनोनिम्स आ गए हैं, राइट? तो जो ये सिनोनिम्स हैं इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आपका
फाइंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ स्टिमुलेट। स्टिमुलेट का सही मतलब क्या है? स्टिमुलेट आप जानते हो, स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को आगे बढ़ाना, ठीक है। कहते हैं ना उच्चपीत करना, मतलब स्टिमुलेट आगे बढ़ाना, आगे बढ़ाना। तो मूव का मतलब तो आगे बढ़ना हुआ। एक्सटर्नल आप जानते हो, बाहर से। रूड आप जानते हो, पुश विल बी द राइट आंसर। पुश का मतलब होता है आगे बढ़ना या बढ़ाना, ठीक है। तो आपका अगर स्टिमुलेट आता है तो दैट विल बी योर पुश। नेक्स्ट है एप्समल। एप्समल का मतलब क्या होता है? देखो, एप्समल एक नाउन है, ठीक है, और एडजेक्टिव भी है एक तरीके से। तो नाउन के फॉर्म में भी आता है और एडजेक्टिव के फॉर्म में भी आ ही आता है। लेकिन अगर हम नाउन के फॉर्म में करें तो हम कहते हैं नस्ल, कहते हैं ना अपसल। अपसल का मतलब होता है बड़ा ही घोर। अगर हम उसमें बात करें नाउ एडजेक्टिव के फॉर्म में तो हम बोलते हैं बहुत ही खराब, बहुत ही बेकार, ठीक है, जिसे हम कहते हैं बहुत ही बेकार। और अगर हम उसकी एडजेक्टिव फॉर्म में कहें तो हम बोलते हैं मिश्रित या मिलावट। क्या कहेंगे हम? मिश्रित या मिलावट। अब एप्सिमल का मतलब यहाँ पर जो दिया जाता है वो है, यहाँ पर अगर सही सही उत्तर बन के आता है, क्योंकि इसका जो मतलब निकल के आता है, चाहे आप विगोर नाउन के फॉर्म में दोनों में देख लो, तो इसमें हम कह सकते हैं कि भाई जैसे जिसके अंदर जोश हो, ताकत हो, ठीक है, थोड़ा सा एक तरफ से हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा डरावना भी हो, खतरनाक भी हो, भयंकर भी हो, है ना। चाहे एडजेक्टिव ले लो चाहे उसमें, दोनों का मतलब निकल के यही आता है। तो ये एप्सिमल का मतलब होता है कुछ भी चीज़ जो बहुत क्या हो, डरावनी हो, ठीक है, भयावह हो, भयंकर भयानक हो, विकराल हो, ठीक है। आप समझ में आ रहा है? तो दिस इज द मीनिंग ऑफ हॉरिफाइंग। एप्सिमल इज द हॉरिफाइंग। इसका मिलता जुलता मतलब अगर हम सिनोनिम की बात करें तो ये निकल के आता है। नेक्स्ट चलते हैं, 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द वर्ड दैट इज क्लोजेस्ट इन द मीनिंग टू कॉनिफ। अब कॉनिफ का मतलब क्या होता है? जो नज़दीकी इसका अर्थ निकल के आता है कॉनिफ। एक्चुअली कॉनिफ कहते हैं किसी के साथ मिलकर कोई भी, आप जैसे किसी के साथ मिल गए और कोई अवैध कार्य कर लिया, ठीक है, मौन सहमति देना। कहते नहीं कि भाई अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको भी क्या करना, उसको वो काम करने देना। मतलब आपको लग रहा है गलत है लेकिन आप फिर भी करने दे रहे हो, ठीक है। या हम कह सकते हैं समानार्थी, अगर यहाँ पर निकाल के चले हम तो हम कह सकते हैं किसी को भड़काना, बुराई की ओर भड़काना या उकसाना, ठीक है। तो ये एक जो वर्ड निकल के आता है वो यहाँ पर मिलता जुलता कॉनिव से मिलता हुआ नज़र आता है। मतलब कोई भी काम अवैध करना जो सही ना हो। तो इंस्टिगेट, यहाँ पर इंस्टिगेट जो वर्ड है इसका मतलब भी यही होता है, किसी को बुराई के लिए बहकाना या उकसाना। आप लिख लीजिएगा एक उसमें नोटबुक में। इंस्टिगेट का मतलब होता है किसी को बुराई के लिए भड़काना, गलत काम करने के लिए उकसाना। और कॉनिव का भी मतलब यही होता है कि आप कोई भी अवैध कार्य कर रहे हैं और साथ में मिलकर कर रहे हैं, राइट, बिल्कुल मौन चुप होके। तो कहने का मतलब है भाई आप चुप हो रहे हो, कोई अपराध कर रहा है तो आप भी अपराध ही कर रहे हो एक तरफ से, राइट। तो इसीलिए इंस्टिगेट इसका मिलता जुलता नज़दीकी पर्यायवाची बन जाता है। आप कहोगे मैम दूसरे क्यों नहीं है? क्योंकि डिसरिगार्ड आप सभी लोग जानते हैं, अपमान। शील्ड का मतलब क्या है? शील्ड का मतलब होता है भाई ढाल से रोकना, रक्षा करना, रक्षा कवच जैसा बन जाना। थ्रेटेंड का मतलब होता है भाई किसी को डांटना, धमकाना। तो ये तो मिल ही नहीं रहा इनसे, तो इसीलिए इंस्टिगेट इज द इक्वली नियर बाई पर्यायवाची सिनोनिम ऑफ दैट वर्ड कॉनिव। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर भी आपको देखना है, यू हैव टू सेलेक्ट द फॉलोइंग करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड नॉस्टैल्जिया। ये सभी जानते होंगे भाई, सभी लोग हिस्ट्री, ये इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो नॉस्टैल्जिया, राइटर बहुत बार इस शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, करते हैं ना, सबको पता है ये करते हैं। तो ये मिलता जुलता एक वर्ड है जो आता ही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर हम बात करें तो नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है बहुत ही जो जैसे कहते नहीं है कि भाई अतीत में कुछ खो जाए और उससे कोई दुख हो,
या कोई चीज़ मिल जाए, उससे उससे कोई प्रसन्नता मिले। तो कहने का मतलब है कि अगर हम बात करें तो अ फीलिंग ऑफ सैडनेस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या बता रही हूँ। अ फीलिंग ऑफ सैडनेस मिक्स्ड विद प्लेजर एंड अफेक्शन व्हेन वन थिंक्स ऑफ हैप्पी टाइम्स इन द पास्ट। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाऊं क्या मतलब है। देखिए, कहने का मतलब है अतीत में खो जाने से जो आपको दुख हुआ और जो थोड़ी बहुत जो आपको खुशी मिली, उससे जो खुशी आपको प्रेजेंट में मिल रही है कि अरे हमने अब बचपन में ऐसा किया था, वो समय बड़ा अच्छा था, हुआ तो वो पास्ट में था, लेकिन आप आज भी उसको याद करके खुश हो रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। व्हाट वी कॉल इट, नॉस्टैल्जिया। तो इसका राइट आंसर है लॉन्जिंग फॉर थिंग्स दैट आर पास्ट। उस चीज़ों के बारे में याद करना, अच्छे समय के बारे में याद करना और उससे खुश हो जाना, भावुक तरीके से जुड़ जाना प्रेजेंट में, उसी को हम कहते हैं नॉस्टैल्जिया। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकॉन्ग्रुअस? इनकॉन्ग्रुअस, इनकॉन्ग्रुअस का हिंदी में लिख लो आप मतलब, इसका मतलब होता है बेमेल, कोई मेल नहीं है इसका, बेमेल या असंगत भी कह सकते हैं, बेढंगा, बेतुका, है ना, बेतुका भी कहते हैं ना। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर जो मिलता जुलता आपका जो सिनोनिम बनता है, दैट इज योर एब्सर्ड। हम कहते हैं ना व्हाट एब्सर्ड इज, कितना बेतुके की बात कर रहा है ये, कितना मतलब ही नहीं निकल रहा है, बेमेल है, सच अ एब्सर्ड इंसिडेंट, इसका तो कोई मेल ही नहीं है। तो बोलते हैं ना, तो वही इनकॉन्ग्रुअस बन के आता है बेत। अब अगर आप अप्रोप्रिएट बोलेंगे तो अप्रोप्रिएट का मतलब आप जानते हैं उचित, डिग्निफाइड का मतलब भी आप जानते हैं प्रतिष्ठित या सम्मानित, यूजफुल आप जानते हैं उपयोगी। तो ये तीन तो अपने आप में गलत है, एब्सर्ड इज द ओनली राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डोसाइल। 22 पे चलते हैं। डोसाइल का क्या मतलब है? देखिए, डोसाइल जो है वो एक तात्पर्य करते हैं हम, बहुत ही कहते हैं ना कि बड़ा ही सरलता पूर्वक नियंत्रण, ऐसा व्यक्ति जिसे मतलब कहते हैं ना बहुत ही ओबीडियंट है, कहते हैं ना बहुत ही ओबीडियंट होना, या आप कह सकते हो एमिनेबल, जिसको मतलब लोग प्यार भी करें। भाई अच्छा होगा तो उसको हर कोई प्यार भी करेगा, भाई अच्छा है ना। तो उसको हम बोलते हैं डोसाइल। डोसाइल का अर्थ है जेंटल कह लो, कंट्रोलेबल कर लो, एनिएबल कह दो, एबीडियंट कह लो, मतलब सरलता पूर्वक नियंत्रण में होने वाला व्यक्ति या जानवर। ऐसा नहीं है हम व्यक्ति के लिए ही कहते हैं डोसाइल, हम एनिमल के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन जो आसानी से आपके उसमें आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, ठीक है, तो वो डोसाइल है। अब डोसाइल मैंने बोला बिल्कुल आदर सत्कार वाला, तो जेंटल, जेंटल यहाँ से क्या है, डोसाइल का मतलब बनता है। क्योंकि वेग का मतलब तो होता है अस्पष्ट, लिख लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है फिर ये रुक जा रहा है, तो आप लिख लीजिए वेग का मतलब होता है अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो, धुंधला, ठीक है। स्टूपिड तो आप सभी लोग जानते हैं, स्टूपिड कहते हैं नासमझ है, मूर्ख है। स्टबर्न भी आप जानते हैं, हठी है, जिद्दी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन एनिग्मेटिक, एग्जाम में पूछा जाता है। ये जितने भी मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, टीचिंग एग्जाम में ही पूछे गए हैं, मैं आपको ये और बता दूं। तो एनिग्मेटिक, एनिग्मेटिक का क्या मतलब है? एनिग्मेटिक का मतलब होता है बड़ा ही रहस्यमय वाला, कहते हैं ना ये तो बड़ा ही एनिग्मेटिक है, रहस्यमय है, पेचीदा सवाल है, हमें समझ में नहीं आ रहा, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जैसे हम कहते हैं पजल्ड है, क्रिप्टिक है, ऑब्सक्योर है, बैफलिंग है, ऐसे शब्द मतलब जो समझ में नहीं आ रहे, बड़े डिफ़िकल्ट हैं, रहस्य वाले हैं, उनको हम कहते हैं एनिग्मेटिक। तो पजल्ड, पजलिंग, कंफ्यूज करने वाले। देखो, डिसप्लीज्ड नहीं हो सकता, डिसप्लीज्ड का मतलब होता है नाराज या अप्रसन्न। लर्न्ड आप जानते हैं बुद्धिमान, विद्वान, पंडित। शॉर्ट साइटेड भी आप जानते हैं जो अदूरदर्शी है, मतलब थोड़े समय के लिए सोचता है, आगे लंबे समय तक के लिए नहीं सोचता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ लियासन, LIASION, लेसन, इसका मतलब क्या होता है? लेसन्स का मतलब होता है किसी के संपर्क में या मेल जोल या संबंध। तो हम कहते हैं ना भाई आई हैव अ गुड कनेक्शन विथ, तो कनेक्शन मतलब मेरा उसका संपर्क है, मेरी उसके साथ इंटीमेसी है, उससे मुझे
मेरा उसके साथ अच्छा मेल जोल है। तो मेल जोल है तो समझ लो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम कह सकते हैं ध्यान है, संपर्क है, हमारा अच्छा संबंध है। तो यू कैन यूज दैट टर्म इन सेंस ऑफ इंटीमेसी। ठीक है, इंटीमेसी, लिंक आर्मर, जैसे हम कांटेक्ट कहते हैं ना, भाई मैं उसके कांटेक्ट में हूँ, मैं उसके लिंक में हूँ, तो मेरा उसके साथ संबंध है। ठीक है, एमोर, इंटीमेसी है, अच्छी दोस्ती है, तो वो आपका बन के आता है लिसन्स। अब अगर देख लो हेट्रेड का मतलब आप जानते हैं घृणा करना, लव आप जानते हैं प्यार करना, प्रेम करना, रफ आप जानते हैं खुरदुरा, तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं मैच करते। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 25th। अब आपको मीनिंग बतानी है सॉलिसाइटेड। सॉलिसाइटेड का क्या मतलब होता है? सॉलिसाइटेड का मतलब होता है किसी के लिए रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, प्रार्थना करना। ठीक है, कहते हैं हम रिक्वेस्ट करना, या आप कह सकते हो निवेदन, प्रार्थनीय। कहते हैं ना कि हम भाई आपसे हम वी आर सॉलिसाइटेड, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, रिक्वेस्ट प्ली करते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर बन के आता है एडवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ टाइमरस? TIMOROUS, टाइमरस। टाइमरस का मतलब क्या है? टाइमरस का एक्चुअली मतलब होता है कतार, या कह सकते हो डरपोक। ठीक है, तो इसका मिलता जुलता, डरपोक मैंने बोला तो टिमिड, इजियर, कवर्ड, कवर्ड भी कहते हैं ना, डरपोक है। ठीक है, फियरफुल है, स्केरी है, फेयरसम है, कायर है मतलब। नेक्स्ट है आपका इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब क्या है? देखिए, इंडिजेंट का मतलब होता है निर्धन, गरीब। ठीक है, निर्धन गरीब मतलब इम्पोवर्स्ड, नीडी, डेस्टिट्यूट, पुअर, बहुत सारे इसके मतलब निकल के आते हैं। तो इसका जब ऑप्शन देखोगे आप तो आपको समझ में आएगा, दिस ऑप्शन इज दिस। तो इंडेजिनेंट का मतलब मैंने गरीब बोला, पुअर, पुअर इज द राइट आंसर। ओके, पुअर इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 28 पे। 20 वेट जस्ट अ मिनट, 27 वी हैव डन। ओके, हो गया है, 28 पे चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक। ओके, 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क। ध्यान से सुनिएगा, एन ऑफिस विदाउट एनी वर्क बट विथ हाई पे। ऐसा ऑफिस जहां कोई काम नहीं होता लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द बेस्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब ये सब्सटीट्यूशन से क्वेश्चन आ गए हैं। ऐसा ऑफिस जहां काम तो कुछ नहीं है पर सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप उसको क्या बोलेंगे? वो क्या सब्सटीट्यूशन वर्ड होगा? तो दैट इज योर सिंसियोर। क्या कहेंगे? सिंक्योर। सिंक्योर का मतलब होता है ऐसा थोड़ा सा काम करो या काम मत भी करो लेकिन सैलरी में बहुत बेनिफिट मिलता है। तो इट इज़ अ टिपिकल योर जॉब और पोजीशन दैट इन्वॉल्व्स मिनिमल या नॉमिनल ड्यूटीज, जहाँ बहुत कम से कम कार्य करना पड़ता है लेकिन पैसों की कहीं टेंशन नहीं है, पैसे बहुत मिलते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, सिनिक्योर। नेक्स्ट है, choose the correct option from the given option based on the definition of one word substitution. A person who is new to trade or profession. देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य के लिए या किसी बिजनेस के लिए नया नया हो, तो नया नया, आप नया नया को लगा सकते हैं नोविस। हम बहुत बोलते हैं नोविस। नोविस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, नया व्यक्ति, या जो इन एक्सपीरियंस है अपनी कला में, अपने क्षेत्र में, उसको हम नया नया कहते हैं। और यहाँ पर एक नियो टाइप, नियो टाइप का मतलब होता है बिगिनर और अ नोविस स्पेशली, लेकिन ये नया है किसमें? धार्मिक के संदर्भ में। ठीक। मेनियक का मतलब क्या है? मेनियक यहाँ पर बिहेवियर को लेकर है, जो बहुत ही ज़्यादा वायलेंट, लड़ाई झगड़े वाला, क्रूर है। साइनिक, साइनिक का मतलब यहाँ पर है ऐसा व्यक्ति जो सेल्फ इंटरेस्ट, जो सिर्फ अपने अनसेल्फिश रीज़न, मतलब बिना कोई स्वार्थ के वो अपने बारे में सोचे। ठीक है, तो आंसर विल बी ट्रेड और प्रोफेशन के लिए नोविस है। ये भी नोविस होता है लेकिन ये धर्म के लिए होता है। दिस विल बी नॉट आंसर, दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 30th पे। अ पर्सन हु सीक्स टू कन्वर्ट अदर्स टू द क्रिश्चियन फेथ।
स्पेशली बाय पब्लिक प्रीचिंग इज नोन एज। देखो, ऐसा व्यक्ति जो कन्वर्ट करता है दूसरों को क्रिश्चियनिटी की तरफ, और स्पेशली बाय पब्लिक प्रीचिंग मतलब पब्लिक को पढ़ा के समझा के, तो वो कौन होता है? तो वो व्यक्ति होता है इवेंजलिस्ट। उसका नाम है इवेंजलिस्ट। ठीक है, 31 पे चलते हैं। चूज द वन वर्ड डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। टू बैनिश फ्रॉम वंस कंट्री, अपने ही कंट्री से बैनिश हो जाना, पत्ता साफ हो जाना, हटा देना, बैनिश कर देना, एग्जाइल कर देना, उसको हम बोलते हैं रीपैट्रिएट। री का मतलब दोबारा चले जाना, पैट्रिएट मतलब पैट्रियोटिक भावना चली जाए। तो टू बैनिश, अपने ही देश से बाहर चले जाना, रीपैट्रिएट, एग्जाइल कर देना। नेक्स्ट, चूज वन वर्ड ऑप्शन डिस्क्राइब्स द फ्रेज मोस्ट एक्यूरेटली। तो फ्रेज को पढ़ना जरूरी है। दिस इज द राइट। आर्ट ऑफ मेकिंग फायर वर्क्स, जो लोग फायर में काम करते हैं, फायर जैसे क्रैकर्स वगैरह फायर वर्क करते हैं जैसे, तो उसको हम बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। उसे हम बोलते हैं पायरोटेक्निक्स। क्या बोलते हैं? पायरोटेक्निक्स। न्यूमिस्टिमैटिक्स भी आप जानते हैं, जो कॉइन्स का काम करते हैं, स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट है आपका वन ऑफ द 4 चिल्ड्रेन बॉर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर। एक ही माँ के 4 बच्चे जो एक ही समय पे पैदा हों, उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम बोलते हैं, याद रखिएगा, उसका जो आंसर है दैट इज योर क्वाड्रुप्लेट। क्या बोलेंगे? क्वाड्रुप्लेट। फोर सम क्वाड्रुप्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ का ये हो गया क्वाड्रुप्लेट। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा व्यक्ति जो अपने पर्सनल व्यू से सब चीज़ों को देखता है। तो अपने पर्सनल ईगो हो गई ना, अपने ही बारे में सोचना, तो उसको ईगो से कर लो, ईगो सेंट्रिक। नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल कलर्ड फ्लैग्स इज कॉल्ड। जो छोटे छोटे जो कलेक्शन होते हैं फ्लैग्स के, उनको इकट्ठा करना, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बंटिंग। क्या कहते हैं? बंटिंग। BUNTING, बंटिंग। और एक्टर्स, सिंगर्स, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं ट्रूप। ठीक है। और ऐसे पर्सन जो एंजॉय करते हैं फिजिकल स्पेशली सेक्सुअल प्लेजर, उसको हम बोलते हैं वॉल्यूप्टरी। तो ये याद रखिएगा, बंटिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस। मूविंग ऑन टू द 36 क्वेश्चन। शोइंग रेस्पेक्ट इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। भाई आदर देना, ठीक है, और आदर ऐसा देना कि वो आपको बहुत ज़्यादा क्या हो, मतलब आदर ऐसा जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल हो, किसी को रेस्पेक्ट देना। तो उसका आंसर क्या बन के आता है? तो इसके ज़रा हम ऑप्शन जब देख रहे हैं तो ऑप्शन को ज़रा ध्यान से देखिए। पहला है आपका रेस्पेक्टेबल, दूसरा है रेस्पेक्टिव, फिर है आपका रेस्पेक्टफुल, और तीसरा है आपका रिसेप्शन। तो यहाँ पर आपका क्या बन के आता है, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें हम देख लेते हैं। तो द राइट आंसर विल बी योर व्हाट, हम बी को लगाएंगे यहाँ ऑप्शन, क्योंकि वो होता है रेस्पेक्ट देना। तो रेस्पेक्ट देना यहाँ पर क्या है? रेस्पेक्टफुल कहेंगे हम, रेस्पेक्टफुल। दिस विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन बी को आप सही आंसर लगाइए। ऑप्शन बी आपका क्या है? द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप ये आपको क्लियर हो रहे होंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेशन। हम थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ओके, एक क्वेश्चन दूसरा है, ये दूसरा आ गया, इसको भी अब चेंज कर देंगे। वॉलेंट्री हो गया है, डिक्शनरी वाले पे आ जाइए। डिक्शनरी वाले पे आते हैं। इसमें कहता है द डिक्शनरी, ये द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज कॉल्ड। जो डिक्शनरी में जो मीनिंग है एक वर्ड का, उसको क्या कहोगे? तो उसको क्या कहेंगे ये आपको थोड़ा सा देखना है। तो इसका मतलब होता है डिनोटेशन। डिनोटेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, थोड़ा मतलब समझिए। द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ अ वर्ड, जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी का खुद का मतलब क्या होता है? तो डिक्शनरी का खुद का मतलब होता है सुझाव,
आपको मैं लिख के दे दूँ, ये थोड़ा सा थोड़ा डाइसी भी है क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग भी है। सुझाव, डिक्शनरी अपने आप में क्या देती है? सुझाव देती है, संकेत देती है, अर्थ बताती है ना? तो उसको हम कहते हैं डिनोटेशन। व्हाट वी कॉल इट? डिनोटेशन। ये याद रखिएगा, वैसे भी ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, यू मस्ट नो इट। नेक्स्ट आते हैं हम 38 पे। तो 38 का जो क्वेश्चन है दैट इज़ योर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 38 में आपका क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है दैट इज़ योर, अ स्टेट इन विच अ फ्यू गवर्न द मेनी। भाई ऐसी स्टेट जहाँ पर बहुत कम ही लोग क्या है, बहुतों को गवर्न करते हैं। गवर्न तो समझ रहे हो ना, मतलब अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो सीमित लोगों में निहित सत्ता वाला शासन। तो उस शासन को हम ओलिगार्की कहते हैं, कुलीन तंत्र। क्या कहते हैं? कुलीन तंत्र। लिख लीजिए इसको, कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र किसको कहेंगे हम? ओलिगार्की। ओलिगार्की, ये सब्स्टिट्यूशन के वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है अ स्टेटमेंट दैट अपीयर्स सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बट दैट रिवील्स द काइंड ऑफ ट्रूथ। कितनी अच्छी क्वेश्चन है। ऐसा तथ्य, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसी बात जो कि वास्तव में सत्य हो परंतु देखने में असत्य प्रतीत हो। भाई है तो सत्य लेकिन देखने में ऐसा लगता है असत्य है। ये फिगर ऑफ स्पीच है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो ये क्वेश्चन वहाँ का सिनोनिम डाल दिया पैराडॉक्स। हम पैराडॉक्स पढ़ते हैं ना, मिथ्याभास, असत्याभास कहते हैं ना, तो वही संदेश है पैराडॉक्स। आयरनी आप जानते हैं, व्यंग, ओनोमैटोपोइया ध्वनि अनुकरण शब्द मैंने बता रखे हैं आपको। सिमिली जिसमें हम उपमा करते हैं, सिमिलर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट में कोई भी एक चीज़ सिमिलर, ये समझा रखा है आपको सभी को फिगर ऑफ स्पीच। चलिए जिन्होंने पढ़ा है मुझसे, नेक्स्ट चलते हैं 40th क्वेश्चन पे चलते हैं। रिपीटेशन ऑफ द सेम और सिमिलर कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। देखो ये भी देखो याद करो, कॉन्सोनेंट ये भी आपका उससे दे दिया इन्होंने फिगर ऑफ स्पीच से। शब्दों के आरंभ में समान व्यंजनों वाले ध्वनि, रिपीटिशन होता है ना बार बार, जिसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो दैट इज योर एलिटरेशन। जैसे हमने वो एग्जाम्पल किया था, अलोन अलोन अलोन, है ना, एक ही साउंड बार बार आ रहा था, तो उसको कहते हैं दैट इज योर एलिटरेशन। मुझे लगता है ये आपको सब्स्टिट्यूशन वाले भी क्लियर हुए होंगे, अभी तक आपको सब क्लियर हो रहा होगा, एंड आई होप यू मस्ट इट शुड बी क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, है ना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द ट्रैजिक फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ। ये मैकबेथ से क्वेश्चन आ गया है कि कौन सा ट्रैजिक फ्लॉ होता है, त्रुटि होती है मैकबेथ की फ्लॉ में, कैरेक्टर में। तो क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मैकबेथ डिसीजन नहीं ले पाता, है ना। और दूसरी बात यह है कि मैकबेथ को यहाँ रिगार्ड किया गया है एक फेमस ट्रेजेडी में, 4 ट्रेजेडियों में जो विलियम शेक्सपियर जी की है, उसमें इसको ओवर एम्बिशियस दिखाया गया है। और इसमें कैरेक्टर को, मैकबेथ को हीरो भी माना गया है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा एम्बिशन वाला, महत्वाकांक्षी वाला व्यक्ति शो किया गया है। तो कैरेक्टर का जो ट्रैजिक फ्लॉ है, जो त्रुटि है, वो यही है कि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। इतना एम्बिशियस है कि उसके लिए वो सल्यूशन निकालना उसके लिए बड़ा, एम्बिशन के चक्कर में उसने क्या कर लिया, राजा बनने के चक्कर में उसने किसको मार डाला? डंकन को मार डाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। लाइफ, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए पहले एक बार, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। लाइफ इज बट अ वॉकिंग, थोड़ा एक बार निकाल लो जरा। लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना। Life's but a walking shadow, it is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing। कि जीवन तो क्या है, एक परछाई के समान है। ऐसी कहानी है जो किसी इडियट के द्वारा कही गई है, जिसमें सिर्फ आवाज़ें हैं, फरी है, मतलब कुछ नहीं है।
aforesaid lines spoken by मैकबेथ, ये मैकबेथ ने बोली है, लेकिन आपको ये बताना है कि मैकबेथ ने ये ऊपर की लाइनें कौन से एक्ट कौन से सीन में मैकबेथ के बोली है। तो इसका आंसर आएगा एक्ट 5 सीन 5। मैंने पढ़ा भी रखा है एक्ट 5 सीन 5 इम्पॉर्टेंट इसीलिए, जिस समय डंकन की मृत्यु होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। When in the title the Thane of Cawdor bestowed on Macbeth and by whom, जो टाइटल था थाने ऑफ कॉडर, उसकी जो सम्मान था वो मैकबेथ को कब मिला? एक्चुअली आप जानते हैं किंग डंकन ने इनको ये दिया था ये टाइटल, और जो कि स्कॉटलैंड के राजा थे, तो उन्होंने तब दिया था जब मैकबेथ ने नॉर्वे, क्योंकि नॉर्वे उनके साथ लड़ रहे थे, तो नॉर्वे को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। तो इसका आंसर आएगा फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नॉर्वे बाय डंकन। जब उन्होंने डंकन नॉर्वे को हरा देता है मैकबेथ, तब डंकन ये टाइटल दे देते हैं। 44th क्वेश्चन है, विल ऑल ग्रेट नेपच्यून्स ओशन वॉश दिस ब्लड क्लीन फ्रॉम माई हैंड, हु सेज दिस एंड व्हेन। कहते हैं कि भाई इतना मैकबेथ में जो हीरो है, प्ले है, वो कहता है कि जितने भी ये नेपच्यून्स है, ओशियंस है, समुंदर है, क्या ये मेरे हाथ को जिसको मैंने ये गंदा किया है, क्या ये इसको साफ़ कर देंगे? तो ये और ये आपको बता दूं मैं, एक्ट 2 सीन 3 में आता है, या अगर कभी पूछ लिया जाए तो याद भी रखिए, एक्ट 2 सीन 3 कभी पूछ लिया जाए तो आपको याद होना चाहिए। एक्ट 2 सीन 3 में आता है। तो ये बोलता कौन है? मैकबेथ ही बोलता है अपने आप से, और ये तब बोलता है जब वो डंकन की मृत्यु कर देता है। क्लियर हुआ? आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे आंसर्स साथ ही साथ में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में चलते हैं। 45 है, अकॉर्डिंग टू मैकबेथ के अनुसार, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि मैकबेथ के अनुसार द चीफ नरिशर इन द लाइफ्स फीस्ट इज, जो सबसे चीफ नरिशर, जो नरिश करता है किसी चीज़ को लाइफ में, और वो लाइफ का फीस्ट का मतलब होता है कि दावत ही समझ लो उसको, तो वो कौन सी चीज़ होती है? तो मैकबेथ इस चीज़ को बोलता है नींद के लिए, क्योंकि वो जो नींद है, यहाँ स्लीप थोड़ी स्पेलिंग गलत हो गई है तो इसको सही कर लीजिए, SLEEP स्लीप है, ये नींद को बोलता है। और ये अपीयर होता है एक्ट 2 सीन 3 में, ये भी याद रखिए, एक्ट 2 सीन 3, जैसा पहले वाले में चल रहा था, नेपच्यून ओशन वाले में, जब वो डंकन की हत्या कर देता है, तभी बोलता है कि वो जो नींद है, सबसे बड़ा जो जीवन में नरिशमेंट है वो नींद ही देता है, बजाय जीवन में कोई भी और फीस्ट, कोई भी दावत से बड़ी दावत क्या है? नींद है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46 पे चलते हैं। हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? हु इज मैकबेथ एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? जब प्ले की शुरुआत हो रही है तो मैकबेथ है कौन? अब आप कहेंगे मैकबेथ कौन है, तो जब शुरू में हम पढ़ते हैं तो एक्चुअल में मैकबेथ क्या रहता है? हीरो है प्ले का, विलियम शेक्सपियर जी के। तो शुरू में जो इसको टाइटल दिया जाता है दैट इज़ थाने, ये थाने है, ठीक है, थाने ऑफ ग्लैमिस, इसको थाने ऑफ ग्लैमिस कहा जाता है। और ये बहुत जल्दी ही पावरफुल बन जाता है कॉवर्ड, जब वो हरा देता है नॉर्वे को। तो दिस इज़ थाने, THANE लगा देना, थाने ऑफ ग्लैमिस, दिस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, द लाइन, इसमें 47 में चलिए, द आर्मर बियरर टू मैकबेथ, जो आर्मर बियरर है मैकबेथ में, वो क्या है? तो मैकबेथ एक बहुत फेमस ट्रेजेडी है शेक्सपियर जी की, जो 1606 में लिखी गई थी, आपको ये भी याद होना चाहिए। पब्लिश 1623 में हुई थी, ये भी आपको आना चाहिए। और इसको हेमिंग एंड कॉन्डल ने इनको पब्लिश किया था। किसने किया था? जो ये मैकबेथ है, इसको हेमिंग, लिख भी लीजिए इसको, HEMING, हेमिंग एंड कॉन्डल, CONDELL, इन लोगों ने इसको पब्लिश किया था, जिसमें जो फेमस कैरेक्टर था सिटॉन, उसको आर्मर बनाया गया था
किसी के समक्ष मैकबेथ के जैसा ही उसको ये वर्क बताया, मतलब मैकबेथ को यहीं सिटॉन से ही कंपेयर किया गया था। तो सिटॉन विल बी द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48th। द लाइन प्रेजेंट फियर्स आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनिंग्स अपीयर इन। कहते हैं कि भाई जो प्रेजेंट, जो अभी हमें जो खौफ लग रहा है वो और भी भयानक होगा जब हम, मतलब जो हम अभी सोच रहे हैं सपने में, ये तो और भी ज़्यादा भयानक होगा। तो ये मैकबेथ में है, ये मैकबेथ में इस चीज़ का जिक्र किया गया है। जब लिखा गया था 1599 से 1606 में, तो ये सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया फोलियो 1623, एक फोलियो है, फोलियो 1623 में अभी मैंने ऊपर लिखाया हेमिंग और कॉन्डेल ने किया था। तो ये मैकबेथ का बात है, मैकबेथ में है ये जिक्र। नेक्स्ट चलते हैं। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ, शेक्सपियर की जो मैकबेथ है, हु इज रॉस। यहाँ पर रॉस किसको कहा गया है? ये जो बोलते हैं ना मैकबेथ, तो मैकबेथ में रॉस किसको कहा गया है ये आपको देखना है। तो जिसमें इन्होंने बताया भी है कि बेलोनिमा जो है, बेलोनास ब्राइड ग्रूम से उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो अगर आपको याद हो तो हु इज़ रॉज रेफरिंग टू व्हेन द यूजेस डिस्क्रिप्शन बेलोनास ब्राइड ग्रूम। बेलोना जब आपको मैंने बताई थी युद्ध की देवी है ना, तो युद्ध की देवी के रूप में आती है। तो ये एक्चुअली किसको, ये एक्चुअली मैकबेथ के लिए होता है। ये मैकबेथ को बेलोना से कंपेयर किया गया है, जो रोमन गॉड है। जब वो युद्ध लेता है तो वो कहती है कि भाई जो दैव्य जो युद्ध की देवी है वो भी दुल्हन बने तुम्हारे लिए तैयार है, इस तरीके से वो बोलती है। ये डिस्कस किया गया है। 50th क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट टुडे। सो 50th क्वेश्चन इज, वॉज द होप ड्रंक वेयरिन यू ड्रेस्ड योरसेल्फ? व्हाट होप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ? How was the hope drunk where you dressed yourself? ये क्वेश्चन कर रही है मैकबेथ जब वो डरी हुई है। टू बी पर्सन ही विशेस, मतलब टू बी किंग हियर आफ्टर। वो डर रही है कि भाई कल के अगले बार हम जब राजा बनेंगे तो क्या होगा। टू बी एंड टू डू द थिंग ही विशेस टू डू, मतलब उसको ये हो रहा है कि जो चीज़ें मुझे करनी है, तो ये उम्मीद जो जग रही है राजा बनने की। तो टू बी किंग देयर हियर आफ्टर, इस चीज़ के बारे में लेकर ये चीज़ कही गई है। वॉज द होप ड्रंक, ऐसा लगता है जैसे हमने उम्मीद को पी लिया हो। अब वेयर इन यू ड्रेस योर सेल्फ, अब तुम अपने आप को ड्रेसअप रहो। व्हाट होप इज लेडी मैक टॉकिंग अबाउट, तो उम्मीद ये है कि भाई अब इसके बाद हम क्या बनेंगे, राजा बनोगे यहाँ से आगे से, जब तुम डंकन की मृत्यु कर दोगे। तो आई होप ये आपको पूरा, मैं ये जो 50 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है प्रैक्टिस सेट है, ये आपको समझ में आया होगा। अभी तक जिन लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या जिसने भी वीडियो जैसे अपलोड होती है आप लोगों को नोटिफाई नहीं आ रहा है, तो नोटिफिकेशन बेल ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे नई वीडियो आएंगी आप लोग को तुरंत पता चल जाएगा। और अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को, जितने भी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये मैसेज डिलीवर कीजिए, शेयर कीजिए और इस कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। एंड यस, मैंने बार बार मैं आप लोगों को एक चीज़ और बोल रही हूँ, द वन हु आर इंटरेस्टेड फॉर द ग्रामर बेसिक से कोई अगर ग्रामर सीखना चाहता हो, मैं ज़रूरी नहीं IIT के बच्चों के लिए कह रही हूँ, एनी वन ऑफ यू अगर इंटरेस्टेड है या आपके कोई जान पहचान के हो जो बेसिक ग्रामर को शुरुआत से पढ़ना चाहते हो, तो ज़रूर मेरे थंबनेल पे नंबर दिया हुआ है, आप बोल सकते हैं। मैं बेसिक ग्रामर की शुरुआत से क्लास स्टार्ट करूँगी, तो जो इंटरेस्टेड हो वो मुझे कॉल करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो।